अच्छा, फिर अगला चैप्टर करें शुरू आज। ठीक है, तो एक डिस्कशन अपनी है पेंडिंग, वो तो थोड़ी सी है किसकी, ग्रेविटेशन की है ना। ठीक है, वो तो कर लेंगे, चलो अभी। तो ये जो बच्चों अपना अगला चैप्टर, इसके लिए अब अपना मैकेनिक्स वाला पोर्शन बिल्कुल कंप्लीट हो गया। ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब हमारा नॉन मैकेनिक्स वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाता है। तो दिस पोर्शन इज हाईली स्कोरिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, इट्स मोर ऑफ फॉर्मूला बेस्ड, कि हर चीज का फिक्स फॉर्मूला है, आपने वो अप्लाई करना है। ठीक है, आपको जैसे थोड़ा आइडिया तो ग्रेविटेशन में भी लग गया होगा कि छोटे छोटे पार्ट्स हैं। ठीक है, बट ग्रेविटेशन में चलो हम यूज तो ब्रॉडली मैकेनिक्स ही कर रहे हैं सारी। ठीक है, ये एक बिल्कुल हम इसमें डिफरेंट अप्रोच फॉलो करते हैं चैप्टर में, डिफरेंट चीजें हैं। तो ये चैप्टर बच्चों बेसिकली स्टार्ट होता है, अगर हम याद करें पुराना, जब हम एनएलएम पढ़ रहे थे तो हम बात करते थे ना कि फोर्स क्या क्या कर सकती है। बताओ क्या क्या कर सकती है फोर्स, क्या कर सकती है। हमने कहा था कि दो में हमने स्प्लिट कर दिया था फाइनली, कि हमने कहा था कि या तो शेप चेंज कर सकती है, और बाकी सारी को तो हमने एक ही बनाया था कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकती है। एक्सेलरेशन वाले सारे केसेस हमने पढ़ लिए, जो भी हो सकता था। बचा क्या, शेप वाला। तो अब हम पढ़ेंगे कि फोर्स कैसे शेप चेंज करती है। ठीक है, अभी जो हमारा अगला पोर्शन है दैट इज स्ट्रिक्टली टॉकिंग अबाउट कि फोर्स शेप चेंज कैसे करती है। तो थोड़ा सोच के देखो प्रैक्टिकली, जितना आपने अपने आसपास पढ़ा है, बताओ फोर्स शेप चेंज कैसे करेगी, क्या होने पे, स्प्रिंग से थोड़ा मतलब क्या चाहिए, मतलब फोर्स किस तरीके से लगे कि वो शेप चेंज कर दे, थोड़ा सोच के देखो। ये मान लो, ये जो किट है, मुझे मान लो उसकी शेप चेंज करनी है, तो क्या तरीका होगा। लगानी तो फोर्स ही है, बट मतलब व्हाट्स डिफरेंट। दो तरफ से लगानी पड़ेगी फोर्स, क्या सिर्फ एक तरफ से लगा के फोर्स चेंज हो सकती है। वही स्प्रिंग वाली बात, स्प्रिंग में भी हम कहते थे ना कि जो स्प्रिंग को दोनों तरफ से फोर्स मिलती है तभी स्प्रिंग खिंचता है ना। तो दो तरफ से फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, कितनी फोर्स, मतलब जो दोनों तरफ से फोर्स लगनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए या अनइक्वल होनी चाहिए। अगर अनइक्वल होगी तो क्या होगा, मान लो इस तरफ से मैंने 5 लगाई, इस तरफ से 3 लगाई, फिर तो एक्सेलरेशन आ जाएगी। फिर तो हम सीधा वही एफ इक्वल टू एम ए लगा के एक्सेलरेशन निकाल लेंगे, है ना। एक्सेलरेशन कितनी फोर्स के कारण लगेगी, अगर 5 और 3 है तो नेट फोर्स के कारण, जो कि कितनी होती, 2 होती है ना। तो एक्सेलरेशन नेट फोर्स के कारण लगती, जो हम न्यूटन सेकंड लॉ में अप्लाई करते। यहीं पे अगर मान लो मैं कहता कि मैं दोनों तरफ 3 और 3 फोर्स लगा रहा हूँ, तो क्या होता, एनएलएम के हिसाब से कुछ होता, न्यूटन लॉ वो तो कहते नेट फोर्स 0 है, बात खत्म, उससे आगे कोई मतलब नहीं है। बट हमें ये समझ आ रहा है कि जब 3 और 3 फोर्स लगेगी तो ये बॉडी खींचेगी। आ रही है बात समझ ना। तो समझने वाली बात क्या है बच्चों, कि भाई फोर्स, कब फोर्स शेप चेंज करती है, जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही है। जब तो अनइक्वल फोर्स लग रही होगी तो क्या होगा, वो तो एक्सेलरेशन एनएलएम। जब इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रही होगी तो वो एक्सेलरेशन तो प्रोड्यूस कर नहीं सकती, तब वो क्या काम करती है, शेप।
सर, आपका माइक म्यूट है। ऑनलाइन बच्चों समझ आ गया? ऑल दो म्यूट पे था बट दिख रहा था आपको बोर्ड पे। ठीक है, Yes. मतलब समझने वाली बात क्या है फिर से एवरीवन, कि हमें ये समझना है कि किस केस में फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है और किस केस में फोर्स शेप चेंज करती है, राइट? फोर्स एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है जब वो अनइक्वल हो, राइट? और शेप चेंज कब करती है? जब वो इक्वल एंड ऑपोजिट हो। तो जैसे हम जब स्प्रिंग वाला भी बच्चों केस करते थे, जब हम कहते थे स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू के एक्स, वो के एक्स का क्या लॉजिक था कि वो के एक्स दोनों तरफ से स्प्रिंग पे लग रहा है, उस कारण से स्प्रिंग के अंदर एक्स एलोंगेशन आ रही है। आती है बात समझिए बच्चों? तो मान लो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर उसमें आपको आइडेंटिफाई करना हो कि भाई एक्सेलरेशन किसके कारण है, वो तो आपने नेट फोर्स निकाल दोगे। शेप चेंज के लिए क्या देखना है? तो इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। समझ आया? तो बच्चों कुछ अब हम टर्म्स डिफाइन करेंगे जिससे कि हमारे को शेप चेंज से रिलेटेड कुछ बेटर इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? तो ये तो ब्रॉडली आपको समझ आ गया कि इस चैप्टर में हम यही बात करने वाले हैं कि कब जैसे एक फोर्स लगेगी बॉडी के ऊपर और उस कारण से बॉडी की शेप चेंज होगी, ठीक है? तो अब बच्चों हमारे आसपास जो बॉडीज हैं वो अलग अलग तरीके की हैं। कुछ तो ऐसी हैं कि जिन पे आप फोर्स लगाओगे तो शेप चेंज हो जाएगी, लेकिन आप फोर्स छोड़ दो तो वो अपनी शेप में वापस आ जाती हैं। कोई एग्जांपल? स्प्रिंग इज वन सच एग्जांपल, राइट? और रबर बैंड। कुछ ऐसी बॉडीज हैं जिनमें अगर आप एक बार शेप चेंज कर दो तो वो वापस नहीं आएंगी उसी शेप में। एग्जांपल क्ले और डो और वैक्स, प्लास्टिक। प्लास्टिक को अगर आप एक बार खींच दो तो वैसे ही रह जाएगा, वो वापस नहीं आता, राइट? तो दोनों टाइप के हमारे पास मटेरियल्स होते हैं। तो ये जो बच्चों प्रॉपर्टीज हैं इनको हम दो में ब्रेक करते हैं, ठीक है? हम कह रहे हैं कि भाई एक तो प्रॉपर्टी ऐसी है जो कोशिश करती है कि बॉडी को ओरिजिनल शेप में लेकर आए, एंड एक प्रॉपर्टी ऐसी है जो जिस कारण से क्या हो रहा है कि जिसमें है वहीं पे रहती है ना, कि मतलब उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आने, ठीक है? तो जो प्रॉपर्टी तो कहती है कि वापस आए उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी, ठीक है? नाम समझ आता है, इलास्टिक हम ऐसे ही बोलते हैं कि जो उसको खींचा वापस आ गया। जो जो प्रॉपर्टी है जो कहती है वापस ना आए, जिसमें जैसे किया था वैसे ही रह जाए, उसको हम कहते हैं प्लास्टिसिटी, वो प्लास्टिक मटेरियल के नाम पे, ठीक है? तो प्लास्टिसिटी का मतलब है जितना मटेरियल में ज्यादा प्लास्टिसिटी है, मतलब उतना क्या उसकी टेंडेंसी है वापस ना आने की, या फिर जिस शेप में किया उसी शेप में रहने की टेंडेंसी है, ठीक है? जितना इलास्टिसिटी है तो क्या होगा? वापस आने की टेंडेंसी है। तो ये डेफिनेशन लिख लेते हैं हम।
अगर दो फोर्सेस, हाँ क्या, नहीं हमने तो ये कहा है कि शेप चेंज कौन करता है, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स। नहीं नहीं, ये हम देखो, अभी हमने ये तो गारंटी नहीं किया कि कितनी, हम तो ये कह शेप, उस कारण से कितनी शेप चेंज होगी वो डिपेंड करेगा कि हमारा मटेरियल कैसा है। ऑब्वियसली अगर बहुत हार्ड मटेरियल होगा तो उसमें हार्डली कोई चेंज आएगा, अगर सॉफ्ट सा होएगा तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, कि कितना चेंज होगा ये डिपेंड करेगा, मतलब हम ये कह रहे हैं कि चेंज कौन करे, ये बिल्कुल वो वाली बात है। अगर मैं कह रहा हूं कि हमने एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाई F, तो वो F उसकी शेप चेंज कर रही है अगर हमने इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगाई, लेकिन वो स्प्रिंग इलोंगेट कितना होगा वो किस पे डिपेंड करता है, वो तो उसके K पे डिपेंड करता है ना, जितना K ज्यादा होएगा उतना कम इलोंगेट होएगा स्प्रिंग, वो वाली बात। बच्चों मैंने ये प्रॉपर्टी लिख के उसके साथ एक एग्जांपल लिखा है कि हम कहते हैं कि स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर, ये बात सही है या गलत है? चलो फिर अब ये सोचो कि क्यों सही है। हाँ देखो प्रॉपर्टी क्या है, देखो हमारे माइंड में पता है कैसे बैठा होता है, हम सोचते हैं कि इलास्टिक मटेरियल का मतलब वो है कि जो जल्दी अपनी शेप में आ जाएगा, हमारे माइंड में ऐसे चलता है। इलास्टिक मटेरियल का मतलब वो नहीं है, इलास्टिक का मतलब है जो अपनी शेप चेंज होने ही नहीं देता। ठीक है, मतलब उसमें देखो एग्जैक्टली प्रो डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रिटेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। तो जितना एक मटेरियल ज्यादा अपनी शेप में रहने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो उतना ज्यादा इलास्टिक है, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक। आप ऐसे सोच रहे हो कि भाई रबर वापस आ जाती है, बट रबर वापस तभी आ रही है ना अगर उससे पहले वो खिंची, हम तो कह रहे हैं कि स्टील तो खिंचेगा ही नहीं, हेंस स्टील इज मोर इलास्टिक। ये बात समझ आती है बच्चों? ओके, अब जो इससे अगली प्रॉपर्टी है, जो इससे उल्टी प्रॉपर्टी है, दैट इज प्लास्टिसिटी। उसका क्या मतलब होगा? बेसिकली इसकी एग्जैक्ट ऑपोजिट है वो, है ना, कि उसमें जिसमें कोई टेंडेंसी है ही नहीं, इट इज लाइक द टेंडेंसी टू रिटेन इट्स मॉडिफाइड शेप और साइज। देख लिया बच्चों? तो ये थी बॉडी की प्रॉपर्टी, राइट? ये वाली बच्चों जो फोर्स थी, जैसे जहां पे जिसको हम सिक्स फोर्स कह रहे थे, क्या कर रही थी? शेप चेंज कर रही थी। तो किसी भी सिचुएशन में जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है बॉडी की शेप चेंज के लिए, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। वेरी लॉजिकल, ठीक है। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब जो शेप चेंज कर रही है, ठीक है। ये फोर्स कहां से लग रही है बच्चों, कौन लगा रहा है? कोई भी एक्सटर्नल एजेंट लगा रहा है ये फोर्स, ठीक है। एक फोर्स होती है बच्चों जो बॉडी के अंदर से लगती है, जो उसको अपनी ओरिजिनल शेप में लाने की कोशिश करती है, उसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग, ठीक है। डिफॉर्म का काम क्या है? शेप चेंज करना। रिफॉर्मिंग फोर्स का काम क्या है? उसको वापस लाना। मेजर फर्क क्या है? डिफॉर्मिंग फोर्स कौन लगा रहा है? एक्सटर्नल एजेंट। रिफॉर्मिंग फोर्स कौन लगा रहा है? मटेरियल, बॉडी, राइट।
तो फर्क क्या पड़ता है बच्चों, डिफॉर्मिंग फोर्स की तो कोई लिमिट नहीं है ना, वो तो डिपेंडिंग अपॉन मैं लगा रहा हूँ आप किससे, डिफॉर्मिंग फोर्स तो आप जितनी मर्जी बड़ी लगा सकते हो, डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी की प्रॉपर्टी है तो वो तो फिक्स्ड है कि वो जितनी ज्यादा से ज्यादा लग सकती है। अंडरस्टूड? अच्छा बच्चों, आई थिंक वो मैंने आपको बता दिया था कि आपके एडवांस और मेंस वाले टेस्ट मतलब अलग अलग। हाँ हम्म ऊपर कर सकता है बस। अभी खड़ा नहीं होगा। लिख लिया बच्चों डिफॉर्मिंग फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स समझ आता है? हाँ बेसिकली हर बॉडी में ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं बच्चों, इलास्टिसिटी भी प्लास्टिसिटी भी। इट इज जस्ट लाइक किसी में एक डोमिनेट करती है किसी में दूसरी करती है। हाँ बिल्कुल। तो अभी तो हम मतलब ऐसे थ्योरेटिकली बोल रहे हैं तो कैसे हम धीरे धीरे कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू लेके आएंगे जिससे हम बिल्कुल सीधा बता पाए ना। जी तो जैसे मान लो लटका हुआ है, उसके साथ एक ब्लॉक मास एम का है, ठीक है। तो इसके से बताओ डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी है? अगर स्प्रिंग से एक मास एम लटक रहा है तो डिफॉर्मिंग फोर्स कितनी हुई? एमजी हुई है ना। जो हम के एक्स फोर्स कहते हैं जो स्प्रिंग लगा रहे हैं वो कौन सी फोर्स है? डिफॉर्मिंग, है ना। तो इसके जब ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं हम उसमें क्या शो करते हैं? एमजी नीचे के एक्स ऊपर, तो वह एमजी क्या है बेसिकली? डिफॉर्मिंग फोर्स। के एक्स क्या है? रिफॉर्मिंग फोर्स, है ना। एमजी बॉडी पे कौन लगा रहा है? अर्थ लगा रही है। के एक्स कौन लगा रहा है? स्प्रिंग लगा रहा है। तो जब इक्विलिब्रियम होता है तो हम क्या कंडीशन लिखते हैं? के एम जी, है ना। तो बेसिकली जब भी एक बॉडी के ऊपर मान लो दोनों फोर्सेस लग रही हैं, डिफॉर्मिंग भी और रिफॉर्मिंग भी, और इक्विलिब्रियम है, तो उसका क्या मीनिंग होगा? कि डिफॉर्मिंग और रिफॉर्मिंग दोनों सेम। नेक्स्ट टाइम हम लिखेंगे
कि इक्विलिब्रियम पे डिफॉर्मिंग फोर्सेस डिफॉर्मिंग फोर्स। स्प्रिंग के लिए हाँ हाँ नहीं, हम यहाँ पे ब्लॉक के लिए नहीं बात कर रहे, हम स्प्रिंग के लिए बात कर रहे हैं कि स्प्रिंग के लिए डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है, mg। डिफॉर्मिंग फोर्स कौन सी है, कि x। हाँ, ब्लॉक की नहीं, हम इन जनरल कोई बॉडी के ऊपर दोनों फोर्सेस लग रही हैं तो इक्विलिब्रियम में क्या होगा, वो दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे। क्या नहीं, तो फिर mg हुआ ना, मतलब हम एक फोर्स ही लेते हैं। जब एक स्प्रिंग होता है उसको हम कहते हैं कि x लेफ्ट पे लग रही है और कि x राइट पे लग रही है, तो हम नेट फोर्स 2 के x थोड़ी कहते हैं, फोर्स है ना। नहीं, एक्चुअली डिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग में ना यहाँ पे हम सिस्टम नहीं मानते, ये तो एक बॉडी के ऊपर ही लगाते हैं, क्योंकि हमें हर बॉडी की इंडिविजुअल शेप चेंज से मतलब होता है। वी नेवर टॉक अबाउट कि हाँ ओवरऑल सिस्टम का क्या शेप चेंज है उसका। मुझे समझ आया डिफॉर्मिंग रिफॉर्मिंग। जैसे अभी भी आप मान लो चेयर पे बैठे हो, है ना, तो आप चेयर पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट कर रहे हो, तो चेयर के लिए वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। जो चेयर के अंदर से फोर्स लग रही होगी वो कौन सी होगी, रिफॉर्मिंग। वो दोनों इक्विलिब्रियम में होंगे ना। अगर इक्विलिब्रियम ना होता तो क्या हो रहा होता, मतलब या तो चेयर और दबनी चाहिए थी, है ना, या चेयर टूट जानी चाहिए थी, कुछ कुछ ना कुछ ऐसा होता। करेक्ट, तो इक्विलिब्रियम में हमेशा दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये प्रॉपर्टी समझ जाएंगे। आगे हम एक और टर्म बनाते हैं विच इज नोन एज स्ट्रेस। ठीक है, तो स्ट्रेस अगेन एक तो हम कॉमन इंग्लिश यूज करते हैं, है ना। बस फर्क सिर्फ इतना है कि मतलब स्ट्रेस का मीनिंग होता है बच्चों, मतलब मान लो कोई बॉडी है उस पर हम एक डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो इस दीवार को कोई खींच रहा है, ठीक है, तो स्ट्रेस का मतलब होता है डिफॉर्मिंग फोर्स पर एरिया। ठीक है, हमारे लिए इट मेक्स मोर की पर सीधा फोर्स का तो कोई मीनिंग नहीं। अगर एक बहुत बड़े से एरिया पे एक फोर्स लग रही हो वर्सेस एक छोटे से एरिया पे एक फोर्स लग रही हो, तो ऑब्वियसली छोटे एरिया पे ज्यादा इंपैक्ट आएगा उस फोर्स का। ठीक है, तो इसलिए हम टर्म बना देते हैं स्ट्रेस, जिसका मीनिंग क्या हो गया, डिफॉर्मिंग फोर्स, सॉरी रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग सब में तो सेम है, बट तो क्या वो रिस्टोरिंग फोर्स, जिस एरिया के ऊपर वो फोर्स लग रही है। रिस्टोरिंग फोर्स तो इंटरनली होती है। हाँ, हाँ। अभी हम वो करेंगे केस, आपको अभी आइडिया लग जाएगा। एरिया लेते हैं क्या होता है। बच्चों हम जितने क्वेश्चंस करते हैं उन सब में इक्विलिब्रियम ही होता है, तो इसलिए फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, कि आप डिफॉर्मिंग मानो या रिस्टोरिंग मानो, लेकिन स्ट्रिक्टली डेफिनेशन वाइज इट इज रिस्टोरिंग। ठीक है, डेफिनेशन से बच्चों बताओ यूनिट्स क्या बन गए इसके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पुरानी क्लासेस से बताओ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर क्या होता है, प्रेशर भी होता है, या प्रेशर नहीं पास्कल होता है, या आप ये कह कि हाँ प्रेशर के भी यही यूनिट्स होते हैं,
या यही फॉर्मूला भी होता है रादर, फोर्स अपॉन एरिया। वील लेटर ऑन इवन अंडरस्टैंड कि दोनों में क्या रिलेशन है, कुछ रिलेशन भी होता है, बट फॉर द टाइमिंग हमारे लिए अलग क्वांटिटी, प्रेशर कुछ अलग है, पढ़ेंगे तब देखेंगे। फिलहाल के लिए हमने स्ट्रेस को ऐसे डिफाइन किया है, इससे इसके यूनिट्स यही न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल बन गए। तो स्ट्रेस इज इन अ वे अ मेजर बॉडी के, मतलब कितना कोई कोशिश की जा रही है उसको डिफॉर्म करने की। जितना ज्यादा स्ट्रेस मतलब उतना ज्यादा डिफॉर्म हो रही होगी बॉडी। क्यों? तो रिस्टोरिंग फोर्सेस तभी आएंगे ना अगर डिफॉर्मिंग फोर्सेस थी, अपने आप से तो रिस्टोरिंग फोर्सेस लगेंगी नहीं। मानते हो? दूसरी बच्चों हमें क्वांटिटी चाहिए जो ये बताए कि बॉडी में कितनी शेप चेंज हुई, है ना। एक तो ये बात हो रही है कि उसको कौन डिफॉर्म कर रहा है, दूसरा है कि वो डिफॉर्मेशन हुई कितनी। अब वो डिफॉर्मेशन हो भी अलग अलग टाइप की सकती है डिपेंडिंग अपॉन की फोर्स कैसे लग रही है। हो सकता है किसी केस में बॉडी की लेंथ चेंज हो रही हो सकता है किसी केस में उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा हो सकता है किसी केस में उसकी शेप चेंज हो रही हो, सब कुछ हो सकता है। ठीक है, तो हमें कोई ना कोई टर्म चाहिए जो बताए कि कितना चेंज हो रहा है। अब बच्चों आप ये भी, अगर मैं आपको सिर्फ 1 सेंटीमीटर से चेंज हो गई, एक से कंप्लीट समझ आ रहा है? क्यों? इससे भी तो डिपेंड करेगा कि इस बॉडी की ओरिजिनली कितनी लेंथ थी। मान लो एक बॉडी ऐसी थी कि जिसकी लेंथ ही 1 सेंटीमीटर थी और वो 1 सेंटीमीटर से चेंज हो गई, तो मतलब इस केस में तो बहुत बड़ा चेंज आया। वर्सेस एक दूसरी बॉडी जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर थी और उसमें हमने 1 सेंटीमीटर से चेंज कर दिया, तो वहां पे बहुत छोटा सा चेंज। तो चेंज में हमें ये भी देखना होगा कि ओरिजिनल लेंथ क्या थी या ओरिजिनल डायमेंशन क्या थी, राइट। तो इसलिए हमने जो टर्म बनाई है बच्चों अगली, वो है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेन। ठीक है, ये लिख लो बच्चों इसके साथ, स्ट्रेन। ये बच्चों अभी जा रहा हूँ, ये जो टेंसर वाली चीज। जो स्ट्रेन की एक ब्रॉड डायमेंशन है, मतलब डेफिनेशन है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। ठीक है, मैं भी यहाँ पे सिर्फ टर्म्स लाइक लेंथ या, क्यों? तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ पे लेंथ चेंज हो रही है, कहाँ एरिया चेंज हो रहा है एंड सो ऑन। इसके बाद जो यूनिट्स क्या हुए, नो यूनिट्स और कोई डायमेंशंस भी नहीं होंगी। चैप्टर की स्ट्रेस क्या बता रहे हैं, डिफॉर्मेशन का इफेक्ट। तो ये अक्सर कौन जिसके 3 9 कॉम्पोनेंट होते हैं।
टेस्ट क्लियर बच्चों? अब बच्चों क्या होता है और उस बॉडी में अलग सोच सकते हो भैया, ऑब्वियसली ये खींचूंगा तो क्या होगा, शॉर्ट पड़ेगी। अगर मैं दोनों तरफ से दबाऊंगा तो कम होएगी। अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि एक तरफ से पकड़ के एक तरफ से ऐसे नीचे को दबाऊं तो थोड़ा सा इसमें बेंड आएगा, है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन कि हम फोर्सेस एक बॉडी में मिशन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इसलिए हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं, ठीक है। ये कैटेगराइजेशन बच्चों हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि हम ये इसका टेंसर, ठीक है, ये बात करते हैं बस कि इसके 9 कंपोनेंट्स और वो सारे कंपोनेंट्स को हम अलग अलग करके पढ़ लेते हैं हमारे लेवल पे, क्योंकि हम टेंसर पे नहीं जा सकते तो हमने उसको सिंप्लीफाई करने के लिए उसके कुछ केसेस बना दिए। ठीक है, तो दे एज तो हमारे वो इन्हीं टाइप्स, इसमें भी कॉम्प्लिकेशन नहीं क्रिएट की जा सकती, ठीक है बच्चों। दैट इज नोन एज लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ठीक है। जैसे बच्चों नाम आ रहा है लॉन्गिट्यूड का काम कर रहा होगा, लॉन्ग लंबा कर रहा है ना। मान लो कोई बॉडी है, कोई सिलेंड्रिकल टाइप्स बॉडी है, रॉड है, और अगर उसमें दोनों तरफ से फोर्स एफ लग सिचुएशन में जो स्ट्रेस है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इस फिगर को देख के बताओ बच्चों मुझे कि किस सिचुएशन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्रिएट होगा, मतलब फोर्स किस तरीके से लगे। जो एरिया है उसके परपेंडिकुलर लगे तभी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्रिएट होगा, ठीक है। तो कौन सी डायमेंशन में होगा, यहाँ पे लेंथ चेंज होगी, ठीक है। तो फिर से बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के क्या था, फोर्स कैसे लगनी चाहिए, या चाहिए वो उसके परपेंडिकुलर। आ रही बात समझ, ठीक है। तो इसलिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा बच्चों एफ परपेंडिकुलर अपॉन एरिया, और इसके करे आएगा, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रेन, तो क्योंकि यहाँ लेंथ, तो इसलिए यहाँ पे जो स्ट्रेन है उसको हम बोलेंगे एज डेल्टा एल बाय एल। हाँ हाँ, उन सबको कवर करता है वो बेसिकली। हाँ भाई, ये केस समझ आ बच्चों, हमें ये समझ आता है कि यहीं पे ये फोर्सेस की जो दोनों फोर्सेस है, अगर मैं इनकी डायरेक्शन उल्टी कर देता तो क्या होता, होती तो लेंथ चेंज ही, बट वो उस केस में बॉडी दब रही होती, हाँ?
तो हम ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस को बच्चों फर्दर 2 कैटेगरीज में ब्रेक कर देते हैं। एक केस तो होता है जब बॉडी खिंच रही होती है, उसको हम कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल कम फ्रॉम द वर्ड टेंशन, टेंशन में भी कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव मतलब जहां पे बॉडी दब है। तो वैसे तो नाम से ही समझ आ रहा है, बट आप लिखना चाहो तो साथ में लिख भी सकते हो कि टेंसाइल में क्या हो रहा होगा, कि बॉडी खिंच रही है, मतलब लेंथ इज बीइंग इंक्रीज्ड। आगे समझ? अगला बच्चों जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है, अगेन नाम से समझ आ रहा है कि ये क्या करता होगा, वॉल्यूम चेंज करता होगा। ठीक है, इसके एक दो और नाम भी हैं बच्चों। दिस इज ऑल्सो नोन एज, और ये क्यों बोलते हैं अभी समझ आ जाएगा हमें। वॉल्यूमेट्रिक वाला नेम तो ऑब्वियस है ना। तो ये केस होता है बच्चों जब एक बॉडी पे ऐसे चारों तरफ से फोर्स लग रही है। तो बच्चों क्लियरली अगर एक बॉडी पे ऐसे चारों तरफ से फोर्स लगेगी तो ऑब्वियसली वो बॉडी कंप्रेस करेगी, तो उसका वॉल्यूम चेंज होगा, है ना। फोर्स अंदर को भी हो सकती थी, बाहर को भी हो सकती थी, वो कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो इस केस में बच्चों जो स्ट्रेस होता है दैट इज डेल्टा पी, चेंज इन प्रेशर। तो अब बताओ मुझे स्ट्रेस और प्रेशर में क्या रिलेशन हुआ। इन जनरल स्ट्रेस और प्रेशर दोनों का फॉर्मूला सेम है। तो प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस, पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्ट्रेस। मैंने लॉन्गिट्यूडनल में तो नहीं लिखा था ना स्ट्रेस इक्वल टू डेल्टा पी, यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे कह सकते हो कि प्रेशर इज अ टाइप ऑफ स्ट्रेस व्हिच चेंजेस द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी। बच्चों वी बाय वी लिखना लॉजिकल है। यहाँ क्या चेंज हो रहा है, वॉल्यूम ही चेंज हो रहा है, इसलिए हमने इसको एज डेल्टा वी बाय वी लिख दिया। ये मतलब बाय डेफिनेशन ही ऐसे है, मतलब जब हम फ्लूइड्स में पढ़ेंगे कि फ्लूइड्स में प्रेशर की डेफिनेशन भी यही होती है कि जब बॉडी पे हर तरफ से फोर्स लग रही है, जैसे आपने सुना होगा ना कि प्रेशर एक्सर्ट्स इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये भी वही वाला केस है, तो इसलिए हम दोनों को रिलेट कर दिया। फॉर्मूला तो सेम ही था दोनों का, फोर्स अपॉन एरिया ही था, क्योंकि यहाँ सिमिलैरिटी थी अगर, इसलिए ये सेम बन गई बात।
ओके, अब बच्चों समझते हैं कि इसको बल्क स्ट्रेस क्यों बोलते हैं। बेसिकली बल्क स्ट्रेस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बॉडी पे हर तरफ से लग रहा है, ठीक है। हाइड्रोटिक क्यों बोलते हैं, अगर आप पानी बॉडी पे चारों तरफ से फोर्स लगेगी, है ना, तो जो पानी के कारण जो स्ट्रेस क्रिएट होता है वो भी ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस ही है, इसलिए इसको हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस भी बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी अगर फिश है या कोई भी एनी ऑब्जेक्ट विच इज अंडर वाटर, इट इज अंडर विच टाइप ऑफ स्ट्रेस, राइट नाउ इवन वी आर अंडर हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस, बाय एयर का प्रेशर तो हमें दबा ही रहा है हर तरफ। हो गया क्लियर बच्चों। जो थर्ड टाइप उसको कहते हैं, अच्छा बच्चों आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे ध्यान से सोचकर बताओ, वॉल्यूमेट्रिक वाले केस में फोर्स किस तरह से लग रही है एरिया के साथ, मतलब उसके पैरेलल परपेंडिकुलर कैसे लग रही है, यहां भी परपेंडिकुलर ही लग रही है। तो फिर इसमें और पहले वाला जो केस था लॉन्गिट्यूडनल, उसमें फर्क क्या है? वहां तो सिर्फ दो तरफ से लग रही थी, यहाँ पे हर तरफ से लग रही है। ओके, आता है बच्चों शियर स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस लगता है जब हम कुछ इस टाइप की, मान लो ये, और हम उस पे जो फोर्स लगा रहे हैं इक्वल एंड ऑपोजिट, वो सरफेस के, ठीक है। तो जैसे मैंने जो फिगर बनाया, मान लो ऊपर से फोर्स है राइट को, नीचे से लेफ्ट को, तो क्या आप ये मानते हो कि ये शेप ऐसी बन जाएगी जैसे जो डॉटेड से बनाई हुई है? ऊपर वाला फेस आगे को चला जाएगा थोड़ा, नीचे वाला फेस इस की शेप चेंज कर। तो इसके वजह मैंने एक दो एग्जांपल्स बनाए हैं, जैसे अगर एक ब्लॉक रफ सरफेस पे मूव कर रहा है, ठीक है, मान लो अगर फ्रिक्शन फोर्स तो पीछे को लगेगी, तो यहाँ भी फोर्स सरफेस के पैरेलल हो गई, तो ये भी शियर स्ट्रेस का केस हो गया। अगर हम ऐसे एक जो रॉड ले ले जिसका एक एंड दीवार के साथ और दूसरे एंड पे फोर्स एफ लगाए से बेंड, तो दिस इज ऑल्सो अ केस ऑफ शियर।
शेयर स्ट्रेस समझ आ रहा है बच्चों सबको? शेयर स्ट्रेस का बच्चों का एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे आप अपना ये रजिस्टर पकड़ो ना हाथ में, एक हाथ नीचे एक हाथ ऊपर। अब अगर मैं इससे बच्चों ऐसे फोर्स लगाऊं, मतलब राइट हैंड से ऊपर वाले हैंड से राइट को नीचे मैं लेफ्ट, जो शेप है जो भी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है, बहुत ज्यादा फोर्स लगाऊं तो हो जाए ट्रेपेजियम टाइप्स। ठीक है, तो दिस इज अ केस ऑफ शियर। हो रहा है किसी से? ध्यान पेज पकड़ना, ये नहीं, ये तो डिस्प्लेस हो रहा है पेज, वो नहीं करना है। हाँ जैसे ये हो रहा है, ये वाला रजिस्टर हो जाएगा मेरे ख्याल, है ना? जैसे इसमें अगर हम देखो ना, ये देखो ये सीरीजली होगी ना, ये हो गया ना शेप चेंज बच्चों, ट्रेपेजियम टाइप्स बन गया। नहीं मतलब आप इसमें तो वो पूरा का पूरा पेज ही, एक पेज पे ही आप फोर्स लगा रहे थे, वो पेज ही पूरा आगे चला गया था ना। नहीं वो होल्स के कारण हो रही थी ना डिस्प्लेसमेंट, तो उतनी की तो हो रही है। हाँ बच्चों लगा आइडिया? एक्चुअली मैंने दिखा दिया ये ना शियर स्ट्रेस में, बट अगर मैं बॉडी का छोटा सा पार्ट ले लूं नीचे वाला, उतना पार्ट तो आ जाएगा शियर स्ट्रेस में। ओके बच्चों, आप ये बात समझ रहे हो कि सिर्फ शियर स्ट्रेस ऐसा है जो बॉडी की शेप चेंज कर रहा है, बाकी वाले जो स्ट्रेसेस थे वो क्या कर रहे थे? साइज चेंज कर रहे थे, शेप चेंज नहीं कर रहे। तो शियर वो शेप चेंज करता है। यहाँ पे फोर्स किस तरह लग रही है बच्चों? पैरेलल। तो शियर स्ट्रेस के डेफिनेशन में आ जाता है एफ पैरेलल और दैट इज दिस एंगल थीटा, जो मैंने थीटा स्मॉल होता है अप्रोक्सीमेट कर देते हैं एज एक्स। अंडरस्टूड? जो क्लियर हो गया जो हम स्टडी कर। ओके एक एग्जांपल ट्राई कर। ये बच्चे एक रॉड है, ठीक है, इसके राइट मोस्ट एंड पे फोर्स एफ लगा रहे हैं, हमने एरिया लिया है बच्चों, ये ब्लू लिया है, ठीक है।
जिसको ली मतलब ना वो ए अपॉन ब्लू वाला एरिया, कंपोनेंट की टर्म्स में सोचो, जो परपेंडिकुलर वाला एरिया था ये ए था, है ना? तो जो ये वाला एरिया है ये क्या साइन थीटा हो जाएगा? तो आपने इस एरिया के ऊपर कुछ बताना है, लॉन्गिट्यूडनल एंड शियर स्ट्रेस। ये तो बहुत आसान हो गया। पता तो वो बन गया एफ थीटा बन गया। उसमें क्या होगा बच्चों? थीटा, राइट? ये वाला। So you can also get questions like uh, हाँ जी, तब मैक्सिमम होगा तो 45 डिग्री पहले पे होगा। या आपको एक पर्टिकुलर बना वहां पे कंपेयर करो कि या लॉग जो भी वैल्यू रहेगी उस अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो। राइट? क्लियर बच्चों? ओके, क्या आपने ओके नेक्स्ट बच्चों
हमने चलो ये भी बात की कि हाँ जी होता है, और उस वो हम मटीरियल हो सकता है, कोई मटीरियल जिसके ऊपर आपने जब स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन बहुत कम आए, है ना, जैसे वही स्टील वाली बात, और वही सेम स्ट्रेस आप रबर के ऊपर लगाओ तो वो बाजार खिंच जाएगी, तो उसमें स्ट्रेन ज्यादा आएगा। कि पर्टिकुलर स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग तो की प्रॉपर्टी पे ही डिपेंड मानते हो। तो इट टर्न्स आउट कि हर मटेरियल के लिए बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में कुछ ना कुछ रिलेशनशिप होता है, विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल, वो मटेरियल कैसा है। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप को जानने के लिए व्हाट वी डू इज हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर हम का ग्राफ, मैं आपको ये एक्सपेरिमेंट समझाता हूं बच्चों किस तरीके से होता है। सो साइड वायर का जो हमने एक ये पैन, ठीक है, जो बिल्कुल एंड पॉइंट हमने एक कुछ साथ में एक खेल बना दिया हमने। ठीक है, हमें इस वायर की लेंथ पता है और हमें इस कौन सा एरिया, जैसे यार है तो जब कट करके जो एरिया बनेगा क्रॉस सेक्शन वाला हमें वो, एक बार बच्चों ये फिगर बना हाँ, इस वायर के साथ पैन अटैच्ड है। नोटेड करते हैं हम, एक एक करके इस पैन के अंदर वेट्स डालना शुरू कर देते हैं। जैसे मान लो हमने पैन के अंदर 1 kg का वेट डाला, बताओ क्या होगा। वायर कुछ हल्का सा इलोंगेट करते हैं, 1 kg का वेट रखा, इस पॉइंट वो हम मेजर कर तो उस एक करस्पॉन्ड इलोंगेट वाले को उठा ले, और हम देखे ऊपर, ठीक, तो भाई अगर तो पॉइंटर पोजीशन पे वापस आ गया, इलास्टिक बिहेवियर, अगर पॉइंटर तो वो दूसरा हो गया कि प्लास्टिक बिहेवियर है। ठीक है, अगर वो थोड़ा बहुत वापस आएगा तो उससे हमें पता चल जाएगा
सो आई वाज टेलिंग यू कि बच्चों दो इंपॉर्टेंट बातें हैं कि इस एक्सपेरिमेंट में एक तो हम ये भी देख रहे हैं कि कितनी लोड से कितनी डिफॉर्मेशन हुई, और उसके बाद हम लोड हटाकर इलास्टिक या फिर प्लास्टिक प्रॉपर्टी को भी चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 किलो का वेट रखा, उसकी डिफॉर्मेशन देखी, उसको हटाया, हटा के फिर देखा कि अब क्या हुआ, कितनी डिफॉर्मेशन बची है, और उसके बाद फिर 2 किलो का वेट रखा, फिर सारा कुछ चेक किया, एंड ऐसे हम वी कीप ऑन रिपीटिंग। ठीक है, बिल्कुल एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता होगा बच्चों इस एक्सपेरिमेंट का? मान लो मैंने 100 किलो वेट रख दिया, क्या होता होगा? किसी ना किसी एक स्टेप पे जाके वायर टूट जाती होगी। ठीक है, तो हमने एक तरह से वो जर्नी समझनी है कि भाई बिल्कुल कम वेट रखकर से लेकर जब बिल्कुल ज्यादा वेट रखते हैं, तो हमें पता है कि फाइनली तो एक ऐसा वेट होगा जिसपे वायर टूटी जाएगी। ठीक है, तो उसके इन बिटवीन क्या कुछ होता है हमें वो समझना। तो ये प्रोसीजर लिख लो बच्चों अब जो मैंने आपको समझाया। नोटेड? स्टेप समझ आ गए सबको? स्ट्रेस कैसे मेजर होगा बच्चों? वेट नो नहीं है, mg फोर्स आ गई, वायर का एरिया हमें पता है, तो mg अपॉन एरिया करके। स्ट्रेन कैसे मेजर होगा? स्केल से डेल्टा एल मेजर हो गया, एल हमें पता है, तो डेल्टा एल बाय एल करके स्ट्रेन आ गया। क्लियर? तो बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसपे हमने एक तरफ स्ट्रेस ले लिया वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे स्ट्रेन ले लिया, और हम वो पूरा ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन फॉर डिफरेंट वैल्यूज। ठीक है, तो बच्चों वैसे तो वो जो ग्राफ है वो अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग बनता है। ठीक है, मैं आपको अभी इन पर्टिकुलर जो ग्राफ दिखा रहा हूँ वो स्टील का दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो हमें ब्रॉड आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं ग्राफ के। ठीक है, और कैसी शेप होती है। तो स्टील के केस में बच्चों ये जो ग्राफ बन के आता है, इट इज समवॉट लाइक दिस। स्टील या फिर आयरन सिमिलर ही होता है। एक बार एक ग्राफ बच्चों ड्रॉ करो, फिर मैं समझाता हूँ इसके अलग अलग पार्ट्स।
हाँ, पी तक स्ट्रेट लाइन है, उसके आगे कर्व है। पी के बाद बच्चों एक कर्व बन रही है, बस वो कर्व में मतलब उसी में एक पहले पॉइंट ई दिखा दो, जो बिल्कुल टॉप वाला पॉइंट है वो यू दिखा दो। तो देखो बच्चों क्या होता है, शुरू में जब हम कम वेट्स डाल रहे होते हैं, जो बिल्कुल कम स्ट्रेस वाला रीजन है, तब तक क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ बनता है वो स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो ऑब्जर्व कि भाई जब आप वो लोड हटा रहे हो तो वो वायर अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाती है। अगर वायर ओरिजिनल शेप में वापस आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि इलास्टिक बिहेवियर है, ठीक है। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, अगर मैं आपको कह रहा हूं कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन बन रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि शुरू में स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो टिल सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस, जिसको पॉइंट पी से हम डिनोट कर रहे हैं, ऐसा होता है कि स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होता है एंड जो वायर है वो इलास्टिक बिहेवियर भी शो कर, दोनों चीजें हो रही है, ठीक है। पॉइंट पी क्या डिनोट कर रहा है, मतलब जहां तक स्ट्रेट लाइन है, समझ आ रहा है। फिर क्या होता है बच्चों, जब हम स्ट्रेस को और ज्यादा बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है कि अब आपका स्ट्रेस और स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं रहते, बट स्टिल ऐसा है कि जो वायर है वो इलास्टिक बिहेवियर शो कर रही है, मतलब आप लोड हटाओगे तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में वापस आ जाए, ठीक है। ध्यान से समझो प्लीज, दो अलग बातें हैं। एक तो हम बात कर रहे हैं इलास्टिक बिहेवियर की और एक हम बात कर रहे हैं प्रोपोर्शनैलिटी। पॉइंट पी क्या डिनोट कर रहे हैं, प्रोपोर्शनैलिटी, कब तक स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है। ये तो आप ग्राफ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कहां तक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। हाँ, ग्राफ से आपको सीधा सीधा इलास्टिक बिहेवियर नहीं पता चल रहा कि कहां पे है कहां पे नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूं आपको कि भाई पी तक इलास्टिक बिहेवियर है। आई बात समझ। जब हम पी से ऊपर भी जाते हैं तो भी ऐसा है कि इलास्टिक बिहेवियर तो है, बट हाँ अब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल नहीं। क्या ये बात समझ आती है बच्चों? ऐसा चलता रहता है टिल सम पॉइंट ई, ठीक है। ई पॉइंट को कहते हैं हम इलास्टिक लिमिट। पी क्या था, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ई पॉइंट है इलास्टिक लिमिट। तो ई पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा कि जैसे ही आपने एक बार ई के ज्यादा स्ट्रेस दिया, ई पॉइंट से ज्यादा, अब क्या होने लग गया, जब आप लोड हटा रहे हो तो वायर पूरा वापस नहीं आ रही, वायर में कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता है, इस तरह से। नहीं, अभी देखते हैं, ठीक है। ग्राफ ठीक है, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। पी पॉइंट फिर से बच्चों क्या इंपॉर्टेंस है,
कि स्ट्रेस यहाँ पे स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ई पॉइंट की क्या इंपॉर्टेंस है? कब तक इलास्टिक लिमिट, मतलब पूरा इलास्टिक बिहेवियर शो करेगी। तो एक बात समझो कि इन दोनों पॉइंट्स का आपस में कोई रिलेशन नहीं है पी और ई का। स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होना या फिर इलास्टिक बिहेवियर शो करना आर टू इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। वो इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर मैं ये सेम ग्राफ रबर का बनाता, तो रबर के लिए शुरू से ही जो ग्राफ है वो कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो मतलब रबर में प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट जो होती है वो होती ही नहीं, या बहुत ही छोटी सी होती है, ठीक है। बट हाँ, कहीं ना कहीं जाके ई पॉइंट होता है जो क्या डिनोट कर रहा है? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट का क्या मतलब है? कहां तक इलास्टिक बिहेवियर है। आप बच्चों, मतलब अगर ग्राफ पे मार्क ना किया हो तो आप सीधा बता भी नहीं सकते कि इलास्टिक लिमिट कहां होगी। वो तो वही बता सकता है जिसने एक्सपेरिमेंट किया। ये बात समझ आ रही है बच्चों? अब क्या होता है कि जैसे जैसे हम ई के बियॉन्ड और स्ट्रेस देते रहते हैं, तो क्या होता है कि अब स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल तो है नहीं, और जैसे जैसे आप लोड बढ़ाते हो तो ऐसा होता है कि जो वायर की डिफॉर्मेशन है वो बढ़ती जाती है। मतलब ऐसे चलता है काम कि बिल्कुल शुरू में तो कंप्लीटली वापस आ रही थी, ठीक है। उसके बाद ऐसा शुरू हो जाएगा कि भाई काफी हद तक वापस आई। मान लो मान लो 10 खिंची थी, 9 वापस आ गई, ठीक है। अब आपने अगर लोड और बढ़ा दिया, ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा कि मान लो 11 खिंची और अब भी 9 ही वापस आई, तो क्या हो गया? डिफॉर्मेशन कितने से होगी? 2 से होगी। पहले तो 0 डिफॉर्मेशन थी, धीरे धीरे 1 से डिफॉर्मेशन हुई, फिर 2 से हुई, फिर 3 से हुई, और करते करते बच्चों ऐसा हो जाता है, अगेन आप यहाँ ग्राफ से नहीं बता सकते, बस इन बिटवीन ऐसा हो जाता है कि जब जो वायर है वो बिल्कुल ही वापस आना बंद कर देती है। मतलब आपने लोड डाला, वो खिंची, आपने लोड हटाया, वो वहीं रही। मतलब उसका अब इलास्टिक जो बिहेवियर है वो खत्म हो गया, ठीक है। मतलब बिल्कुल ही खत्म हो गया। ई पॉइंट क्या डिनोट कर रहे हैं? जहां से मतलब प्लास्टिक बिहेवियर आना शुरू हुआ, धीरे धीरे ऐसा हो जाता है कि सारा ही प्लास्टिक बिहेवियर हो जाता है, इलास्टिक बिहेवियर खत्म ही हो जाता है। क्या ये बात समझ आती है? ऐसे करते करते बच्चों एक पॉइंट आ जाता है यू, ठीक है। यू आप देख सकते हो बेसिकली इस ग्राफ का मैक्सिमम। यू पॉइंट के बाद क्या होता है बच्चों, समझो ध्यान से। मतलब यू पॉइंट के बाद तो ऐसा है कि ये इतना ज्यादा स्ट्रेस आपने बॉडी को दे दिया कि अब उसके अंदर के जितने बॉन्ड्स थे वो सारे टूट गए। मतलब सबसे अच्छी बात तो क्या थी, जब शुरू में क्या था? रिस्टोरिंग फोर्स, जो क्या कोशिश कर रही थी? बॉडी खिंची है, उसको वापस लेके आ रही थी। उसके बाद क्या हालत बनी थी? छोड़, जितना खिंचा हुआ है वहीं पे रहने देते हैं उतना। उसके बाद और बुरी हालत क्या है कि अब तो उसमें उतनी भी हालत नहीं है कि जो खिंचा हुआ है उस वहां तक भी रोक के रख सके, अंदर के बॉन्ड्स ही टूट गए, तो क्या होगा कि बॉडी फैलना ही शुरू कर जाएगी। मतलब वो अपनी शेप रिटेन ही नहीं कर पा रही। ऐसा किसके साथ होता है बच्चों? कौन से ऐसे मटेरियल होते हैं जो शेप रिटेन नहीं कर पाते? फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की कोई शेप नहीं होती, क्यों? क्योंकि उनके अंदर के बॉन्ड्स जो हैं, वो जो फोर्सेस हैं वो बहुत वीक है। तो यू पॉइंट के बाद बच्चों हम कहते हैं कि फ्लूइड बिहेवियर आना शुरू हो जाता है। अब बॉडी अपनी शेप रिटेन ही नहीं कर पाती। मतलब एक बार आपने भार डालते डालते अगर आप यू तक ले गए, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि अब तो आप अपनी तरफ से तो अगर भार हटा भी रहे हो तो क्या होगा? स्टिल वो बॉडी ऐसे खिंचती चली जाएगी, और बस फिर क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके वो टूट ही जाएगी। ठीक है?
तो वो जो आप कह रहे थे ना कि एक ही स्ट्रेस पे 2 स्ट्रेन कैसे आ गए, वो इसलिए आ रहे हैं। मतलब वो ये वाला जो रीजन है, ये हमने नहीं बनाया, ये तो अपने आप जब आपने यू दे दिया एक बार, उसके बाद अपने आप बन जाता है। यू को हम कहते हैं अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, इसलिए यू नाम लिखते हैं उसको। मतलब दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्ट्रेस। मतलब यहां पहुंच गए तो क्या होगा, फिर तो बॉडी टूटनी है। मतलब अब वो थोड़ा बॉर्डर लाइन केस है, डिपेंड करता है। अगर तो यू पे पहुंचा दिया फिर तो नहीं बचेगा, यू से थोड़ा कम रखा तो क्या होगा, बस उतना के रह जाएगा, लटका रहेगा काम। हाँ, मतलब जो इमेजिन नहीं हो पाता कि है ना कि आयरन के एक्चुअली क्या होता है, आयरन के साथ ऐसे पैन के अंदर वेट्स रख के नहीं काम चलता। क्यों? बहुत ज्यादा वेट्स रखने पड़ते हैं। तो एक्चुअली तो आयरन जैसे मटेरियल्स के साथ तो हम क्या करते हैं, देयर आर स्पेशल मशीन्स, मतलब कि वो मशीन के अंदर मतलब जॉज हैं, एक तरफ से पकड़ लिया, दूसरी तरफ से पकड़ लिया और फिर वो जॉ से ऐसे खींचता है काम, इस तरीके से होता है। नहीं, एक्चुअली ये नहीं डिनोट कर रहा कि यू के बाद स्ट्रेस कम हो रहा है, वो तो ये डिनोट कर रहा है कि एक बार यू पहुंच गया, उसके बाद तो आप स्ट्रेस हटा भी रहे थे। मतलब आपने यू पे मान लो 100 किलो स्ट्रेस रखा था, अब आप अपनी तरफ से जब हटाने भी लगे हो तो भी बॉडी बस खिंचती चली जा रही है। हाँ, तो हाथ में ही नहीं है। मतलब यू के आगे वाले स्ट्रेस का तो कोई रोल ही नहीं है, मेन तो बात यू पहुंचाने की है, यू पे आ गया तो टूट जाएगा बस। ठीक है, तो बच्चों ये बस पॉइंट्स लिख लो आप। तो पी को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। दिस इज नोन एज हुक्स लॉ। वो तो मतलब जब आप किसी भी इंस्टेंट पे जब आपने वेट रखा और जब इलोंगेशन हो गई तो इक्विलिब्रियम पे ही है इलोंगेशन। जब वेट रखा और वायर खिंची हुई है और रेस्ट पे है तो वो इक्विलिब्रियम ही है। तो बच्चों इसको लॉ क्यों बोला होगा, हुक्स लॉ? वही जैसे बाकी सारे लॉस के साथ भी हुआ है। हुआ क्या कि हुक ने जब एक्सपेरिमेंट किया, उसने यहीं तक कहीं किया और उसने कहा कि ये तो हमेशा ही होता है, उसने लॉ मान लिया। आगे जाके जब और वेट्स डाल के देखा गया तो देखा गया तो ये सारा कुछ भी होता है। ठीक है, तो पहले हुक ने तो ये कहा कि भाई हर मटेरियल हुक्स लॉ फॉलो करता है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। बाद में जाके हमें पता चला कि वो कब तक है, ओनली टिल पॉइंट पी, उसके आगे नहीं। राइट बच्चों? चलो ठीक है बच्चों, दैट्स इट। आपने बच्चों होमवर्क में 01 एक्सरसाइज का ए पार्ट करना है। ठीक है, चलो।
ये बच्चों सॉलिड्स वाला पार्ट तो बहुत ही छोटा सा है, ये तो कल ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। मेन जो बड़ा पार्ट है वो फ्लूइड्स वाला होता है।